चाची, चाचा घर आ गए हैं, अभी दरवाजे पर ही हैं। आरव जल्दी जल्दी बोलकर तेजी से बाहर दरवाजे की तरफ भागा। सब्जी काट रही सुधा ने अपनी नम आंखों से एक नज़र अपनी बेटी की तरफ देखा और धीरे से कहा, तू जा रिशु, तू क्यों यहाँ बैठी है मेरे साथ? रिशु कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर कुछ सोचकर बोली, तुम नहीं चलोगी माँ? मैं जाकर क्या करूँगी? सुधा यह बोलकर फिर सब्जी काटने लग गई। माँ की बात सुनकर रिशु भी वहीं बैठकर माँ का हाथ बटाने लगी। थोड़ी देर बाद तेजी से सुधा की सास अंदर दाखिल हुई। क्या रे रिशुआ, तेरे भी पैर में तेरी माँ की तरह मेहंदी लग गई है, जो पिता को देखने भर भी बाहर ना आई। उसे करने दे मनमानी, तू बाहर चल मेरे साथ। यह बोलती हुई सुधा की सास ने रिशु का हाथ थामकर बाहर की तरफ खींचा। माँ के आंखों का इशारा पाकर रिशु भी बाहर चली गई। उसके बाद सुधा अपना हाथ धोकर कमरे की तरफ रुक कर गई। आज उसमें खुशी का माहौल है। करीब 22 साल बाद उसका पति घर लौट आया है। उसके आने की खुशी में घर में इतनी चहल पहल है जैसे किसी शादी ब्याह में रहता है। पर एक सुधा है जिसे अपने पति के वापस घर लौट आने की कोई खुशी नहीं। आज उसे रह रह कर वो दिन याद आ रहा है जब 23 साल पहले वो इस घर में बहू बनकर आई थी। मन में कितने ही सपने, कितने ही उमंग थे उसके। शादी से पहले पति को देखा तक नहीं था सुधा ने। तस्वीर जरूर देखी थी। तस्वीर से ही वह किसी सुदर्शन व्यक्तित्व का मालूम पड़ता था। उसकी माँ ने उसके होने वाली पति की तस्वीर उसे दिखाकर एक अलमारी में रख दी थी, जिसे सुधा मौका पाकर निकालती और फिर भरपूर नज़रों से देखकर उसे वापस रख देती। सुधा को देखने सुधा की सास, ससुर, ननद, जेठानी सभी आए थे, सिवाय उसके होने वाले पति उमेश के। संस्कारी परिवार हैं, तभी तो लड़का नहीं आया है। आजकल का तो फैशन हो चुका है, शादी से पहले ही लड़के का लड़की को देखकर बातें करना। मुझे तो हर तरह से यह रिश्ता अच्छा लग रहा है। पिता ने यह बोलकर सुधा का रिश्ता उमेश के साथ तय कर दिया था। आंखों में नई जिंदगी के हजारों सपने लेकर सुधा आ गई थी इस घर में। पर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसका पति उससे थोड़ा खिंचा खिंचा ही रहता है। एक दिन सुधा ने ही चुप्पी तोड़ी और उमेश से पूछी, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, उमेश ने पीछा छुड़ाने जैसा जवाब दिया। तो फिर क्या है? आप मेरे करीब आना तो दूर, मुझसे बात भी नहीं करते। कुछ तो वजह होगी। सुधा ने उमेश के मन का थाह लेना चाहा, पर उमेश ने नपा तुला जवाब देकर आंखें बंद कर ली, जैसे उसे बहुत तेज नींद आ रही हो। उमेश के इस रवैये से सुधा का शक गहराता जा रहा था। तभी उसकी जेठानी ने उस आग में घी डाल दिया। सामने वाले छत पर खड़ी उस औरत को देख रही हो सुधा? उसका नाम सपना है। अपने उमेश बाबू उसके प्यार में पागल थे। वो तो भला हो उस घर वालों का जो उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करा दी। उसकी शादी के ठीक 2 दिन पहले उमेश बाबू ने पूरे मोहल्ले में इतना तमाशा किया था कि इनके भैया को ज़बरदस्ती इन्हें लेकर बनारस जाना पड़ा था। आज तक इसी कारण दोनों घर में बातचीत बंद है। उसकी शादी के बाद सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देवदास बने इधर उधर घूमते थे उमेश बाबू। वो तो तुम लोगों के भैया हैं जिन्होंने अपने बॉस से बात की और अपने ही दफ्तर में इनको नौकरी पर रखवाया। फिर बहुत जोर देकर इनकी शादी तुमसे करवाई गई। अभी अपने ससुराल से आई है तुम्हारी सौतन। नज़र रखना अपने पति पर। मालूम पड़ा तुम्हें छोड़कर उसके कदमों में ही पड़े हैं। जेठानी के मुंह से यह सब सुनकर सुधा सन्न रह गई। उसे कई बातों का शक तो था, पर बात इस तरह की होगी उसने सोचा तक नहीं था। जब उसने यह सारी बातें उमेश से पूछी तो उमेश ने भी सारी सच्चाई कबूल कर ली। जब उसने इस बारे में अपनी सास से बात की तो सास की बातें सुनकर सुधा और हैरान रह गई। सास ने कहा, अरे औरत हो, औरत जात में तो इतना ताकत होता है, वो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या को भंग कर दे। फिर वो तो एक मामूली इंसान है,
वो भी किसी के प्यार में पड़ा हुआ, जिसकी शादी भी कहीं और हो चुकी है। क्या इतनी भी काबिलियत नहीं है तुम्हारे में जो अपने पति को अपने आप से बांध कर रख सको? हर रात थोड़ा श्रृंगार करो, पति को रिझाओ, फिर देखो कितना दिन तक उसे याद रखता है उमेश। यह सब बातें हमसे बोलने से अच्छा था खुद समझदारी से काम लेना। यह बोलकर सास ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उल्टा ही सुधा को ही सुना दिया। सुधा को ही अपनी गृहस्थी बचानी थी, इसलिए उसने वो सारी चीज़ें की जिससे उसका पति उसके वश में आ सके। शरीर से तो दोनों जरूर पास आ गए, पर मन की दूरियां अब भी बरकरार थीं। सुधा माँ बनने वाली थी। उसे यकीन था बच्चे के आते ही उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा। एक सुबह जब सुधा सोकर उठी तो उसके तकिए के पास एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, सुधा, बहुत कोशिश की सपना को भूलने की और तुम्हें अपनाने की, पर हर कोशिश में नाकामयाब रहा। अब ये झूठा रिश्ता मुझसे नहीं ढोया जा रहा। सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने जा रहा हूँ। घर में सभी को बोल देना मुझे ढूंढने की कोशिश न करे। मैं अब वापस नहीं आने वाला। उसके बाद घर वालों ने उमेश को हर जगह तलाश किया। करीब 10 साल बाद उमेश का पता चला कि वो उत्तराखंड के किसी छोटे से जगह पर सन्यासियों की टोलियों के साथ रहता है। सुधा और उसकी बेटी को लेकर उसके घर वाले उसके पास पहुंच गए, पर मजाल है वह टस से मस भी हुआ हो। इन 22 सालों में सुधा ने क्या नहीं सहा। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए बेटी को तरसते देखा, सबकी दया दृष्टि पर खुद और बेटी को पलते देखा है। दिन रात काम के बदले में साल में 2 कपड़े, बेटी की पढ़ाई और पेट भरने पर भोजन देते, वो भी एहसान दिखाकर। पूरे 22 साल बाद जब उमेश का खत उसके नाम पर आया तो उसे सहसा यकीन तक नहीं हुआ था। खत में लिखा था, प्यारी सुधा, जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। यकीन मानो उसका सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक दिन सपना यहाँ के मठ में अपने परिवार सहित आई थी। परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसने भी मेरी चरण धूली ली, पर मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब उसे अपने प्यार के दिनों को याद दिलाने लगा तब उसने मुझे अंतर्यामी पागल तक कहा। सभी मुझे पागल समझकर हंस रहे थे। मैं उसी समय समझ गया, सुधा, मैं गलत राह पर था। उसने अपनी गृहस्थी पर आँच तक न आए इसलिए मुझे न सिर्फ पहचानने से इनकार किया बल्कि मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। और मैंने क्या किया, खुद अपने ही हाथों अपनी ही गृहस्थी में आग लगा दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं वापस आ रहा हूँ, तुम्हारा उमेश। सुधा ने वो चिट्ठी घर वालों को दी। पूरे घर में खुशियाँ छा गईं। देर से ही सही, पर इस नालायक को अक्ल तो आई। यह कहकर सुधा की सांस झूम पड़ी। पर इस बात से कोई खुश नहीं था तो वो थी सुधा। सुधा अकेले कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। नज़र घुमाकर देखा तो बड़ी सफ़ेद दाढ़ी में उमेश खड़ा नजर आया। शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके थे। वो तो सुधा के भी हो चुके थे। मैं तो बाहर तुम्हें ढूंढ रहा था सुधा, और तुम यहाँ कमरे में हो, उमेश कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सुधा ने कहा, कौन हैं आप? सुधा खड़ी होती हुई बोली, अब तक नाराज हो मुझसे? उमेश सुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नाराज? नाराज तो अपनों से हुआ जाता है। मैं तो आपको जानती तक नहीं। आप फौरन यहाँ से चले जाएं। सुधा उसका हाथ छटक कर हटाती हुई बोली। तभी उसकी सास ने कहा, ये क्या तमाशा है सुधा? शुक्र मना, इतने साल बाद ही सही तेरा पति घर लौट कर तो आया है। जो हुआ सो हुआ, भूल जा उसे। इस तरह जिद पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। सुधा की सास वहाँ आकर बोली। सुधा ने कहा, माँ जी, अगर आपके बेटे की जगह मैं होती तो क्या यही बात अपने बेटे को समझा पाती और खुद भी मुझे स्वीकार कर पाती? सुधा ने अपनी बात पूरी दृढ़ता के साथ कही। देख सुधा, बात को बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं। अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच। कल को बेटी की शादी के बाद किसी और के घर चली जाएगी।
बुढ़ापे में किसी के सहारे की ज़रूरत तो होगी ही तुझे, तो क्या करेगी? सुधा की सास ने सुधा को समझाना चाहा। सुधा ने कहा, जब पूरी जवानी अकेले निकाल ली माँ जी, तो बुढ़ापा भी निकाल ही लूँगी। सुधा फिर भी अपनी बातों पर कायम रही। ये मत भूल, ये घर हमारा है। इस घर में अब तक तू इसकी पत्नी की हैसियत से ही है। अगर इससे तुझे परेशानी है तो इस घर में अब तेरे लिए भी कोई जगह नहीं। सुधा की सास ने सुधा को अपना फैसला सुनाकर डराना चाहा। यह मैं पहले से जानती थी माँ जी कि यही मुझे सुनने को मिलेगा, इसलिए अपना सामान बांधकर लिया है। चल रिशु, सुधा ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा। तुझे जाना है तो तू जा। ऋषि को कहाँ लेकर जा रही है? वो इस घर की बेटी है, अपने पिता की बेटी है। सुधा की सास ने मजबूती के साथ कहा। किस पिता की बेटी दादी? इस इंसान की, जिससे इतना भी इंतजार तक नहीं हुआ कि मेरा चेहरा तक देखकर घर छोड़े। गई थी आप मुझे लेकर इसके पास, मेरा चेहरा दिखाकर वास्ता दिया था इसे घर लौट आने की, पर इस इंसान ने मेरे सिर पर हाथ तक नहीं रखा था। अब अचानक से मेरा पिता कैसे हो गया यह? और दादी, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी नौकरी लग चुकी है, अब मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। यह बोलकर रिशु ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दोनों माँ बेटी अपना अपना सामान लेकर घर से निकल गई। वहीं उमेश ठगा सा मुँह खड़ा रह गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।